नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। एक देश एक चुनाव, ये कोई नई बहस नहीं है। सालों से ये बहस चलती आ रही है। कई सारी समितियों ने भी इस पर मंथन किया है, लेकिन अभी तक ये साकार नहीं हो पाया है। पर आने वाले वक्त में ये नारा वाकई आपको उभरता हुआ दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर टीम बीजेपी इसे जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। लेकिन कई राजनीतिक दल ये मानते हैं कि विचार तो अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। गौर से देखिए। देश इतना बड़ा है, कभी न कभी तो इसकी चर्चा होनी चाहिए। भारत में चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं, और त्योहार यानी बड़ा खर्च। शायद इसीलिए हर साल चुनाव के चंगुल में फंसे देश को इससे उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सोच एक देश एक चुनाव पर काम को आगे बढ़ाना है। बीते दिनों एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से बाकायदा इस पर विचार करने की बात कही। देश इतना बड़ा है, कभी न कभी तो इसकी चर्चा होनी चाहिए। कोई थोप नहीं सकता, कोई सरकार का निर्णय नहीं हो सकता, सरकार ने इस निर्णय करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने, देश में इस प्रकार के विषयों की चिंता करने वाले लोगों ने इन विषयों की चर्चा को बल देना आवश्यक है। नोटबंदी के धमाके के बाद एक देश एक चुनाव, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा धमाका होगा, जो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर ला सकता है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव कर रहे हैं, उसने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि एक देश एक चुनाव से कई तरह का फायदा होगा। वैसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इसी तरह की सोच रखते हैं, और ये मुद्दा धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। ज्यादातर राजनीतिक दल भी इसे नकारते नहीं, लेकिन वो इस पर अपनी सियासी हितों के हिसाब से बयान दे रहे हैं। हमेशा एक बार चुनाव अगर हो भी जाए तो दोबारा राज्य सरकारों का चुनाव 5 साल तक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो शक्य नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी जगह पर एक पार्टी की सरकार नहीं है। हमने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के सुधार के लिए जो भी कदम उठाएगी, लोक जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन करती है। और हमारी पार्टी ये भी मांग करती है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होना चाहिए। अब ये कोरी कल्पना है, मुझे संभव होता दिखाई नहीं दे रहा। इस बारे में चुनाव आयोग की राय भी सकारात्मक और बेहद अहम है। चुनाव आयोग ये कई बार विभिन्न फोरा पे कह चुके हैं कि यदि राजनीतिक सहमति है और संविधान में संशोधन होता है, तो चुनाव आयोग लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनाव को प्रबंध करने में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। वैसे एक देश एक चुनाव कोई नया नहीं है। इस देश में ये पहले से होता रहा है। 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव करीब करीब साथ साथ ही कराए गए थे। 1968 और 1969 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के दौरान चुनावों का चक्र बदला और फिर बदलता चला गया। वैसे एक देश एक चुनाव को लेकर कई तरह की सोच है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इसकी खामियों और खूबियों पर नजर डाली जाए तो एक साथ चुनाव कराने पर लागत कम हो सकती है, समय की भी बचत हो सकती है, वोट बैंक के लिए तिकड़मबाजी भी कम हो सकती है, नीति निर्माण को प्रोत्साहन मिल सकता है, सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी, और कुल मिलाकर ये एक अच्छा विचार हो सकता है। लेकिन इसे व्यवहारिक तौर पर लागू करना मुश्किल है, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी आबादी के लिए चुनाव तैयारी आसान नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लेकर सुरक्षा बलों के अलावा दूसरी जरूरतों का पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं देश की भौगोलिक स्थिति भी एक तरह की नहीं है। इस देश में गठबंधन की सरकारें भी हैं। अगर वो बीच में गिर गई तो फिर क्या होगा? वैसे चुनाव सुधार को लेकर 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में कहा गया कि हर साल चुनावों के चक्र और बेमौसमी चुनाव कराने का जो ढर्रा बन चुका है, उसे खत्म किया जाना जरूरी है। हालांकि बाद की रिपोर्ट्स में इस सिफारिश को व्यावहारिक नहीं माना गया। पिछले साल कार्मिक, जन शिकायत, कानून एवं न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट पेश की गई। इसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एक साथ चुनाव संचालन संबंधी संभावनाओं पर केंद्रित है। वैसे भी जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 14 और 15 के तहत
चुनाव आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों की अधिसूचना जारी कर सकता है। भारत में चुनावों में बड़े पैमाने पर धन या कहें तो काला धन खर्च होता है। अकेले 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च का अनुमान लगाया गया, जो चुनाव आयोग के खर्च से 3,426 करोड़ रुपए से करीब 10 गुना तक था। बहरहाल एक देश एक चुनाव को लेकर बहस छिड़ी है और ये असंभव नहीं, क्योंकि इस देश में पहले भी ऐसा होता रहा है। समय के लिए दिल्ली से अनामिका रत्ना और नीरज कुमार। तो आपने आखिर चुनाव की पूरी कहानी को देखा। इस देश में पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, यानी कि एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरा चुनाव आ जाता है। इन सब के बीच बेमौसम चुनाव भी दिखाई देता है और इस पर गहन मंथन चल रहा है। ये मंथन आज का नहीं, अगर 67 के बाद देखें तो लगातार ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि चुनाव आगे बढ़ते गए और एक के बाद एक चुनाव आते गए। बेमौसम चुनाव भी आ जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच तमाम राजनीतिक दल या व्यवस्था चिंतित है इस बात को लेकर कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि आपने खुद देखा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि अगर एक साथ चुनाव हो तो कैसा होगा, और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये थोपा नहीं जा सकता, लेकिन आम सहमति से ऐसा किया जा सकता है। चुनाव आयोग भी कह चुका है, यहां तक कि लिखित में वो कानून मंत्रालय को अपनी सहमति दे चुका है, लेकिन वो ये कहता है कि इस पर राजनीतिक सहमति बनाई जाए और संविधान में संशोधन किया जाए, उसके बाद ही ऐसा संभव हो पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, किसे फायदा होगा? व्यवस्था को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, देश के लोगों को फायदा होगा, और काला धन जो कि कहा जाता है कि चुनाव में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो भी खत्म होगा? चर्चा आज हम इसी पर करेंगे कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चर्चा में मेरे साथ मौजूद होंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रहलाद पटेल साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे आलोक शर्मा, वो मेरे साथ जुड़ेंगे, एस.वाई. कुरैशी साहब हैं जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो मेरे साथ होंगे, नीरज कुमार मेरे संवाददाता भी मेरे साथ होंगे। सबसे पहले हम कुरैशी साहब के पास चलेंगे। कुरैशी साहब, चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि हमें कोई परेशानी नहीं है और अगर ऐसा होता है तो वाकई ये देश के लिए बेहतर होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं, ये कहा जा रहा है कि इससे खर्च बढ़ेगा, दूसरा संविधान में संशोधन करना होगा, तीसरा राजनीतिक सहमति, ये एक सबसे बड़ी चुनौती की बात है। क्या आपको लगता है ये सब संभव है, और अगर ऐसा होगा तो ये देश के लिए बेहतर होगा? जी देखिए, अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और इससे सभी का फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि एक साथ करना चाहिए, और सबसे ज्यादा खुश तो इलेक्शन कमीशन होगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन में, अब चेन्नई में अगर इलेक्शन हो रहे तो दिल्ली वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नागालैंड में हो रहा है तो पंजाब में किसी को नहीं फर्क पड़ा, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही इन्वॉल्व रहती है 12 महीने। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तो इसमें सपोर्ट बड़ी लॉजिकल एंड नॉर्मल है। ओनली थिंग जो लॉजिस्टिक हमारे कुछ कंसिडरेशन है कि एक तो हमको फौरन मशीनें दुगनी चाहिए होंगी, मिनिमम शायद 2.5-3 गुनी चाहिए होंगी ईवीएम, वो भी एक बार का खर्चा है, 10-20 हजार करोड़ खर्च भी हो जाए देश की डेमोक्रेसी के लिए, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे सिक्योरिटी फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज को इतना निकालना जरा मुश्किल होता है कि जब हम पैरामिलिट्री फोर्सेज को निकालते हैं, मांगते हैं, 700-800 कंपनीज हमें मिलती हैं, बड़ा होम मिनिस्ट्री से निगोशिएट करके, झगड़ा करके, और उनकी भी बेचारों की मजबूरी है कि उन्हें बॉर्डर से कहां से थिन कर करके लाना होता है, सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस होती हैं, ताकि हम पीसफुल चुनाव कर सकें और जान किसी के खतरे में न पड़े, ये हमारे कंसिडरेशन होते हैं। दूसरी चीज जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी और पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस, वो ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन वो हमारे इख्तियार में नहीं, वो तो सरकार का ही है। इसमें मेरे जो संक्षेप में जो मैं नतीजे पर पहुंचा हूं कि वेरी डिजायरेबल, बहुत अच्छी चीज, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशन काफी सीरियस है। अच्छा, और इसमें आपको मालूम है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जी कुरैशी साहब, असल में देश की जनता देख रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर मैं बताऊं आपको, जी बताएं, आप अपनी बात करें। जी बोलिए। देश की जनता देख रही है और देश की जनता अगर इसे समझे तो एक साथ चुनाव होने के बाद देश के लिए बेहतर कैसे होगा और देश की जनता के लिए फायदेमंद कैसे होगा? देखिए, इसमें कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। जी,
फायदे सबसे पहले तो यह है कि भाई बार बार जो इलेक्शन होता है उसकी में खर्चे बहुत होते हैं, पार्टी का भी और सरकार का भी, इलेक्शन कमीशन का भी। ये पिछले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हिसाब लगाया गया था कि 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा हुआ और इलेक्शन कमीशन ने सरकार का 4,500 करोड़ खर्च हुआ। तो हर बार इलेक्शन बार बार होता है तो इतने खर्चे होते हैं, वो बचेंगे। दूसरे कि जो कामकाज है, नॉर्मल कामकाज, दफ्तर बंद हो जाते हैं, मिनिस्टर 3-3 महीने अपने दफ्तर नहीं जाते, फाइलें जमा हो जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, डीएम एंड एसपी और सारी पुलिस हमारे इलेक्शन की ड्यूटी पे लग जाती है, तो दफ्तर बंद होते हैं। ये तो दो नुकसान डेफिनेटली है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि भाई 30,000 करोड़ जो खर्च हुआ तो लोगों को नौकरियां मिली, इकोनॉमी में गया, बल्कि लोगों को तो भला ही हो गया। अच्छा, तीसरी चीज जो इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही थी, लेकिन मैं ऐड करूंगा कि और भी कि इलेक्शन में सबसे ज्यादा करप्शन होती है, तो बार बार इलेक्शन का मतलब है बार बार करप्शन, और उससे करप्शन की साइकिल बढ़ जाती है। चौथी चीज जो किसी ने नहीं कही थी वो मैं कहूंगा कि इलेक्शन के दौरान कम्युनलिज्म, कास्टिज्म बढ़ जाता है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बढ़ जाती है, नफरत की आग बढ़ जाती है। अगर एक ही बार इलेक्शन हो, कम से कम 4.5 साल तो सुकून रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है, कहीं कहीं ये चीज यहाँ वहां पे साथ साथ ये चीजें चलती रहती हैं, तो इसलिए साथ करने में बड़े फायदे हैं। लेकिन नुकसान में बहुत से लोग कहते हैं कि भाई देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में इश्यूज दूसरे होते हैं लोगों के सामने, लोकल या पंचायत के लिए वहां पे तो गांव में सड़क कहाँ और स्कूल कहाँ होना चाहिए, ये इश्यू होने चाहिए। तो ऐसा न हो कि लोग नेशनल इंटरेस्ट को भूल के अपनी नाली किस जगह बनेगी उस वजह से वो उस पैटर्न पे वोट देने लग जाए। और रिसेंटली एक सेमिनार में मैंने एक बीजेडी के एक एमपी के मुंह से सुना जो मुझे ठीक लगा कि हम ये समझें कि जनता को इसमें कष्ट होता है। जनता तो बार बार इलेक्शन को पसंद करती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जनता इतनी गरीब और इतनी पावरलेस है कि उसको तो एक ही बार पावर स्विच दिखाई देती है जब उसको वोट का राइट मिलता है, उसको वो तो बड़ी खुश होती है। लेकिन ओवरऑल बड़ा डिजायरेबल है कि एक साथ हो सके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी। इसमें इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि चलो 5 साल में नहीं 2.5 साल में कर दो, और पंचायत इलेक्शन की बात ही नहीं की कि पंचायत के साथ जोड़ दो तो बड़ा मुश्किल काम है। इन्होंने कहा चलो 2.5 साल में कर दो। उसके लिए जो कॉम्प्लिकेशन है ये होगी कि कुछ विधानसभाओं को तो 5 साल तक घटा के 4 साल और 3 साल में खत्म करना पड़ जाएगा, वो पार्टियां तो एग्री नहीं करेंगी। कुछ को 5 से बढ़ा के 6 साल करना पड़ेगा, वो खुशी खुशी तैयार हो जाएंगी, तो कंसेंसस होना मुश्किल होगा। ये तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये विचार तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। वर्तमान में भारतीय व्यवस्था को देखते हुए, भारतीय राजनीति की व्यवस्था को देखते हुए, भारतीय राजनेताओं को देखते हुए। प्रहलाद पटेल साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, प्रहलाद जी, ये सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति बाकायदा बनाई है, और इस समिति में जो अध्यक्ष हैं, जो चेयर कर रहे हैं, वो आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव हैं। साथ ही कई लोग सदस्य भी इसमें बनाए गए हैं, और ये समिति बहुत जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट भी देने वाली है। आप क्या मानते हैं इस पूरी व्यवस्था को लेकर कि क्या बेहतर चीज है, व्यवहारिक है? चूंकि तमाम ऐसी पार्टियां कह रही हैं कि व्यवहारिक नहीं है। मुझे लगता है कि जो सबसे निरपेक्ष राय प्रारंभ जो शुरुआत हुई है जी, हमें लगता है कि ये कंटेंट्स हैं जो एक अनुभवी आदमी ने, जिसने पूरे निर्वाचन आयोग को दिशा दी है, उनने अपनी एक स्वतंत्र राय दी है। मुझे लगता है उसकी बहस इसके इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। जहां तक सवाल भूपेंद्र जी का है, वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो अपनी रिपोर्ट देती है, एक सिस्टम है। स्वाभाविक है कि पार्लियामेंट में उस कमेटी में सारी पार्टी के नेता हैं। अगर वो रिपोर्ट आएगी तो एक प्रकार से बाकी पार्टियों का भी राय उसके साथ है, ये मुझे लगता है आएगी। जो रिपोर्ट आएगी उसके अंश तो बाद में आएंगे। तीसरी बात मुझे कहनी है कि ये बात तो सच है कि देश को इस बात की जरूरत है या नहीं, तो मैं कहूंगा है। क्या ये देश के भले के लिए है या नहीं, तो मैं कहूंगा ये देश के भले के लिए है। क्योंकि जिन बातों को कुरैशी साहब ने कहा कि कुछ जगह पर डिफर करके, जैसे पब्लिक का ओपिनियन, पब्लिक बार बार चुनाव पसंद करती है। करप्ट सिस्टम होता है, लालच होता है, किसी ना किसी को तो रोकना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी व्यक्ति या किसी सरकार में है ये कदम उठाने की। ये अलोकप्रिय कदम है, क्योंकि मुझे लगता है कि विवाद इस पर हो सकता है कि किसी का 2 साल बचेगा, किसी का 2.5 साल बचेगा, उसका सिस्टम हो सकता है। आप एक बार लोकसभा के साथ में जो राज्य होंगे उनको कराइए। जैसे सपोज करिए कि 19 में अगर चुनाव होने लोकसभा के, तो मध्य प्रदेश जैसे 5 राज्यों को 18 का होने,
आप राष्ट्रपति शासन के आधार पर राज्यों को उनके साथ क्लब कर सकते हैं, जी। जो और आगे होने हैं उनको 6 महीने पहले करा सकते हैं या साल भर पहले करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई रास्ता निकल सकता है। हाँ, अगर 2 चरणों में ना हो पाए तो इन्हें अगर एक चरण में ना हो पाए, एक साथ ना हो पाए तो इन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। नहीं, वो कुरैशी साहब ने कहा, मैंने जो बात कही ना, इसलिए उस पर मैं जाना नहीं चाहता। उन्होंने जो कहा कि एक तरीका जो होता है लोकसभा के साथ आधे राज्य हो जाएंगे, आधे राज्यों को आप एक गवर्नर बनाइए कि 2 साल बाद या 3 साल, 2 साल या 2.5 साल बाद एक बार होंगे। फिर कभी अगर कोई सरकार गिरती है तो मुझे लगता है कि उसको फिर उसी टेन्योर तक कि भाई एक बार एक फॉर्मेट में आने के लिए उसको तब तक रोका जा सकता है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जिसकी सरकार चलती सरकार का 1 साल आप घटाएंगे तो कोई तभी याद नहीं होगा, जी कुरैशी साहब ने बड़ा साफ कहा है। तो मुझे लगता है कि बात जो बहस हो रही है देश में, जो दुविधा बताई जा रही है वो क्रियान्वयन को लेकर है। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, भाग्य से इस देश का नेतृत्व ऐसा है कि इस क्रियान्वयन पर राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार के पास में है, किसी को डिफेम करने के लिए नहीं, देश की जरूरत के लिए। और मुझे लगता है जो आंकड़े आप उठाकर देखेंगे, जितने भी, जैसे निर्वाचन आयोग अगर 12 महीने ये काम करता है तो उनके अधिकारियों के खर्चे को एक बार एनालाइज करिए। पुलिस बल का खर्चा राज्य सरकार का जाता है, प्रिंटिंग और अधिकारियों का तो खर्चा निर्वाचन आयोग का है, लेकिन बाकी तो सारा आप राज्य को देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बाकी सब बातों को लेकर। और इसलिए राज्यों के मैं भी आंकड़े देख रहा था कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा खर्चा महाराष्ट्र में, जहां पर कानून व्यवस्था खराब है वहां पर चुनाव का खर्चा दुगना हो रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो आचार संहिता लगने के बाद जो कामकाज रुकते हैं, जो विकास रुकता है, ये बड़ा फैक्टर है, जो खर्च बार बार होते हैं ये बड़ा फैक्टर है। और जो बात कुरैशी साहब ने कही है कि जो हम जाति के आधार पर वोट मांगते हैं या धर्म के आधार पर जो संघर्ष होते हैं, जो बेमनस्य को हमने लगातार बढ़ा रखा है, शायद हम इसको ठीक करने में सफल होंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक चुनाव की जैसे ही घोषणा होती है, चाहे उदाहरण के तौर पर लोकसभा चुनाव ही ले लिया जाए, तो करीब 2.5 से 3 महीने का समय उसमें लग जाता है। और इस बीच मणिपुर का इंचार्ज हूं, अभी मणिपुर में ब्लॉकेज चल रहा है और बाकी घोषणाएं हो रही है। अब ऐसी क्लेश बन गई है कि मुझे लगता है कि अचानक 1.5 साल कुछ नहीं था और 1 महीने के भीतर ऐसी परिस्थिति बन गई है कि पता नहीं क्या होगा। तो ये जो चुनाव के पहले के जो षड्यंत्र हैं वो कितना नुकसान करते हैं विकास पर, हमारे आपस के सामंजस्य पर, इतने कुठाराघात करते हैं, इतना डिवीजन करते हैं, वो जो बाद में हम सबके लिए तकलीफ दे है, देश के लिए तकलीफ दे है। ये अपने आप बड़ा सवाल है। और जब जैसे ही एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता लग जाती है तो पूरी व्यवस्था और पूरा तंत्र चुनाव में लग जाता है, जिसका जिक्र कुरैशी साहब भी कर रहे थे। तो उसके बाद फिर विकास की कोई काम नहीं होती, सोचने समझने का तरीका सीधा चुनाव से जुड़ जाता है। नीरज हमारे संवाददाता मौजूद हैं, नीरज से हम पूछना चाहते हैं। नीरज, एक रिपोर्ट भी बताती है कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और इसमें कितना काला धन है ये भी सब जानते हैं। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल कितना होता है ये भी सब जानते हैं। नीरज, आप क्या मानते हैं, क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात को लेकर तैयार होंगी कि हां एक साथ देश में चुनाव हो? देखिए, ये आइडिया बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्या सवाल यह है कि क्या इसके लिए हम तैयार हैं। चुनाव आयोग की अगर बात करें, चुनाव आयोग के पास जो संसाधन है वो 2019 या आने वाले वर्षों में चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो एक साथ चुनाव करा सके। मसलन आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही दिनों बाद अनाउंस होंगे। चुनाव आयोग के पास आज इतने संसाधन नहीं है कि 5 राज्यों के चुनाव वो एक दिन में करा सके। उसके लिए आपको 5 से 7 चरणों में चुनाव कराने होते। तो क्या पूरे देश का चुनाव, राज्यों और लोकसभा का चुनाव क्या आप एक साथ करा सकते? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है मनोज जी की आने वाले वक्त में 2019 में अगर आपको एक देश एक चुनाव कराना है तो 25 लाख ईवीएम की जरूरत होगी। चुनाव आयोग के सामने आज 5 लाख ईवीएम है। वीवीपैट होता है, वीवीपैट अभी हाल में चुनाव आयोग ने शुरू किया है। वीवीपैट वो मशीन है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने जिसको वोट दिया है उसमें उसका वोट जाता है कि नहीं। 25 लाख वीवीपैट की जरूरत होगी। जो संसदीय कमेटी को चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, अपनी जानकारी दी थी, उस हिसाब से 10,000 करोड़ केवल ईवीएम खरीदने के लिए और वीवीपैट खरीदने के लिए आपको चाहिए। लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में जो 2 कंपनियां ईवीएम और वीवीपैट बनाती हैं वो इस स्थिति में नहीं होंगी कि वो बना सके। दूसरा आपने सवाल किया था कि जो संसदीय कमेटी को विभिन्न पार्टियों ने अपनी जानकारी दी, अपनी रिपोर्ट दी, उसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, एआईएमआईएम और एनसीपी ने इस आइडिया का विरोध किया। कहा कि आइडिया सुनने में अच्छा लगता है
लेकिन ये फिजिबल नहीं है। एआईएडीएमके, एजीपी, आईयूएमएल, डीएमडीके और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी, जो कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस पूरे मामले पर वकालत करे कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, उन लोगों ने समर्थन किया। राजनीतिक सहमति की जरूरत है, थोपा नहीं जा सकता किसी सरकार से। और संवैधानिक संशोधन की जो आपने बात की, 67 तक चुनाव हुए थे, लेकिन कोई संवैधानिक बाध्यता तब तक नहीं थी कि एक साथ चुनाव कराए जाए। लेकिन अब एक साथ अगर चुनाव कराए जाते हैं तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और इसके लिए कम से कम सभी राजनीतिक पार्टियों का साथ भी होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता और मेरे साथी आलोक मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद पटेल साहब बोल रहे थे कि वाकई बहुत अच्छा सुझाव है और देश में ऐसा नेतृत्व अभी है जो कम से कम इस दिशा में सोच तो रहा है। कुछ परेशानियां हैं, कुछ बाध्यता हैं, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलना होगा, ये थोपा नहीं जा सकता। कांग्रेस क्या मानती है, क्या ये व्यवहारिक है या अव्यवहारिक? देखिए, मैं समझता हूं नेतृत्व के अधीन है सब चीजें सोचना, वो क्या सोचें, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को भी देखना होगा। अभी कहें साहब हम पार्लियामेंट, मोदी साहब बहुत भारी नेतृत्व के साथ आए हैं और संसद को चंद्रमा पे ले जाएं, संभव नहीं है। जहां तक बात, अभी 2-3 चीजें आई हैं जो भी अभी तक की सरकार आई है वो अपने तमाम इस तरह की बातें करती रही है, जिससे कहीं ना कहीं मूल जो मुद्दे हैं उनसे हटकर हम कहीं और चलें। 1962 में इस तरह का 67 में 22 राज्यों का चुनाव हुआ था केंद्र के साथ, लेकिन उसके बाद धीरे 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 किस तरह से आज 4 राज्य मात्र रह गए जो लोकसभा के चुनाव के साथ राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं। उसके कई कारण रहे, राज्य नए गठन भी हुए, नए राज्य भी बने, तो उनके चुनाव जब राज्य बन गए तो उसके बाद से प्रारंभ हुए। धारा 377 की बात आई, तमाम तरह की इमरजेंसी की बात आई, उसके बाद तमाम तरह की चीजें आई। लेकिन क्या 67 से अब 22 में से 4 बचे, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्या 5 साल का जो टर्म है राज्य की विधानसभाओं का, आप उसको बीच में ही भंग कर देंगे? क्या वो अपना जो टर्म है उसको भंग करने देंगे? मैं समझता हूं पूरी तरह से जो डिबेट है वो मूल भावना, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संविधान समिति थी, उसके भी खिलाफ है। फेडरल स्ट्रक्चर का जो एक कंसेप्ट है संविधान में, उसके भी खिलाफ है। उसमें जब डिबेट हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो बहस की, उसमें आया था कि राज्यों को हम धीरे धीरे स्वायत्तता ज्यादा देंगे। ये तो उस मूल भावना के भी खिलाफ है। आप तो स्वायत्तता को कहीं ना कहीं कम करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक सर्वे कराया है बीजेपी वालों ने, कि उस सर्वे में निकल कर आया है कि अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव इकट्ठा होता है तो 77% राज्यों में वही सरकार बनती है जो इसका पलड़ा लोकसभा में जिस दल का भारी होता है। और अगर 6 महीने के अंदर चुनाव होता है तो 61% है, और अगर 6 महीने से ज्यादा है तो ये आंकड़ा 30% पे आ जाता है। तो क्या ये बीजेपी राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रही है? मात्र और मात्र के एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से है उसको किस तरह से कम करके आंका जाए, किस तरह से उसका मूल तूल तोड़ा जाए, और जिस तरह से इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, तो मोदी साहब शायद ये सपना देख रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट होगा वो ये चुनाव सुधार के लिए, देश की भलाई के लिए है या आपके राजनीतिक नफा नुकसान के लिए? जैसा कि आलोक जी, मनोज जी, आलोक जी की बात तो वहीं गलत साबित होती है, झूठी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो पार्लियामेंट्री है, गलत साबित होती है। आप सरकार में थे और आपके हाथ से सारे राज्य चले गए, तो इसलिए आप ये तर्क देते हो जब, तो ये भूल जाते हो कि कांग्रेस केंद्र में शासित होने के बावजूद राज्यों में काबिज नहीं रह पाई, इसलिए आलोक जी का तर्क तो यहां सही नहीं बनता। सकारात्मक बात कर रहा हूं। निर्वाचन जब अपन दल बदल कानून लेकर आए तो छोटे राज्यों में जो बार बार दल बदल के बाद सरकारें गिरती थी वो कम हो गई। एक सकारात्मक पक्ष देखिए। मुझे लगता है कि कई बार हम इसी में उलझे हुए हैं कि भाजपा अपना नहीं बढ़े। देखो ये जनता पर छोड़ दीजिए कि जनता क्या करेगी। मुझे लगता है कि उड़ीसा का मैं आंकड़ा देख रहा था, जिला पंचायत का खर्चा बाकी राज्यों में नहीं है लेकिन उड़ीसा में एक बड़ा अच्छा है। जिला पंचायत का जो खर्च है सदस्य के चुनाव का वो 2 लाख है, सरपंच का 80,000 है। मुझे लगता है अगर अपन इस आंकड़े को भी जो निर्वाचन आयोग की परिधि से राज्य निर्वाचन आयोग में है, खर्चे सिर्फ अपन अभी जो जिस बात पर अपन बहस कर रहे हैं वो खर्चे हैं भारत निर्वाचन आयोग के, राज्य निर्वाचन आयोग के अभी नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसे अपव्यय के बारे में सोचना चाहिए। आलोक जी की बड़ी विनम्रता से उनसे कहूंगा, हम सब पॉलिटिशियंस हैं, क्या होता है चुनाव में? क्या वास्तव में 2 नंबर का पैसा नहीं लगता? मैं अभी तो मुझे लगता है कि इस पर और आगे नहीं जाना चाहिए कि सरकारी खर्च पर चुनाव हो। ये किस बात की जद्दोजहद है? हम देश के लिए सोच रहे हैं या पार्टी के लिए सोच रहे हैं? हम अटल जी को नेता मानते हैं जिनने कहा था कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, देश से बड़ी कोई चीज नहीं है। जब आप देश के बारे में सोचेंगे
तो क्रियान्वयन के बारे में हम सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा। मतांतर हो सकते हैं, किसी को हो सकता है लग रहा होगा कि नुकसान हो रहा होगा, लेकिन ये जो तर्क जब हम देते हैं तो हमको अतीत को भी देखना पड़ेगा कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं। इसलिए आंकड़े देखिए ना, अभी दिल्ली के चुनाव में जो खर्च हुआ है वो इस राज्य में जो राजधानी है 70 करोड़ है, अभी आसाम में चुनाव हुआ है 70 करोड़ है। तो मुझे लगता है कि इन खर्चों को कभी तो कम करना पड़ेगा। ईवीएम का खर्चा तो एक बार का खर्चा है, उसके बाद तो खर्चा नहीं होगा। जो तकनीकी वास्तव में चुनौतियां हैं वो कुरैशी साहब ने कही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस कुरैशी जी कैसे करेंगे, ये इन पर विचार हो सकता है। कुरैशी जी, इसके खर्चे के बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन संसदीय समिति की जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार हमें लगता है कि जिसमें कहा गया है कि खर्चा और बढ़ जाएगा, लेकिन क्या यह खर्चा एक मुश्त होगा या आगे भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा? नहीं, खर्चा तो सिर्फ इस तरह बढ़ेगा कि एक तो मशीनें डबल चाहिए होंगी जी, क्योंकि अभी तो अगर जो मशीनें होती हैं हम उनको रिसाइकिल करते हैं जी, कि अब जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जब अगर कोई रिट पे इलेक्शन पिटिशन नहीं हुआ तो मशीन हम इरेज करके उसका डेटा उसको हम स्टेट्स में यूज कर लेंगे जी। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा तो दैट मीन हर पोलिंग स्टेशन में एक मशीन लगेगी, लोकसभा के लिए एक होगी, विधानसभा की, तो दुगनी मशीनें तो हो ही जाएंगी जी। 20 लाख के करीब मशीनें हमारे पास हैं, हमें 40 लाख मशीनें चाहिए। मैं समझता हूं वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफकोर्स बनने में टाइम लगेगा, जैसे कि नीरज कह रहे थे उसको, लेकिन साल 2 साल 3 साल में वो भी बन के आ जाएंगी। और क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2-4 साल में इसको आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन के ये फायदे और लॉजिस्टिकली तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, उसकी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर मुश्किल है, जब तक ये नहीं होता, मैं अगर इसको एक ऑल्टरनेटिव रास्ता आपको बताऊं जी। खर्चा घटाने की बात कर रहे हैं, और क्या अगर हम इलेक्शन जो 3-3 महीने चलता है, 6-6, 7-7 फेजेज में चलता है, उसको मैं फॉर्मूला बताता हूं कि हम 33 दिन में वो इलेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि 7 फेज के बजाय 1 फेज में करें, और वो कैसे होगा कि हमको 3-4 गुना पैरामिलिट्री फोर्स एक साथ मिल जाए। हम फेजेज में जो करते हैं हमको शौक नहीं है, सिर्फ एक वजह से कि जान के लोगों की जान ना जाए, और हर पॉलिटिकल पार्टी ये डिमांड करती है कि पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली से जरूर लाओ, क्योंकि लोकल पुलिस पे पॉलिटिकल दबाव वगैरह पड़ जाता है, वो नहीं संभाल पाते। अब वो फोर्सेज हैं लिमिटेड, तो हो सकता है कि नई बटालियन रेस कर दी जाए, उससे एम्प्लॉयमेंट भी सुधरेगी, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देश में जिस तरह की है, मिलिटेंट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी, माओइस्ट वगैरह बढ़ी जा रही हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज की गिनती बढ़ा लीजिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, और एक ही दिन में हम चुनाव करा देंगे। जो हम मॉडल कोर्ट का 21 दिन हमारे पास मैक्सिमम होता है, हम उसको घटा के 7 दिन में कर सकते हैं। 26 दिन कानूनी तौर पे इलेक्शन की हमें करनी चाहिए, 7 दिन और लगा दिए, 33 दिन में हम सिंगल फेज में चुनाव दे सकते हैं। इस ऑल्टरनेटिव रूट को गौर कर लिया जाए जब तक साइमल्टेनियस इलेक्शन संभव न हो पाए जी। आलोक साहब, आप मानते हैं कि राज्यों के सशस्त्र बलों को भी दूसरे राज्यों में भेजकर इसको पूरा किया जा सकता है? हर राज्य का सशस्त्र बल है, उनको उन राज्यों के बजाय दूसरे राज्यों पर जाकर हम उस फोर्स का यूज कर सकते हैं। करने के बहुत सारे ऑप्शन अगर हम करने सोचने बैठेंगे, मगर हम सोचने नियत पर ही अगर शक करें तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हाँ, क्रियान्वयन पर जितनी बहस होनी चाहिए, राज्यों की राजनीतिक दलों की सहमति होनी चाहिए, बहुत सारे अभी चुनौतियां आएंगी, और जो साहब ने कहा तो एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने पर ही संदेह पैदा किया जाए, मुझे लगता है ये देश के साथ ठीक है। इसका मतलब है कि दल पहले देश बाद में, ऐसा मुझे मेरा आरोप है। ये जुमलेबाजी है, दल पहले देश बाद में, ये पहले वो बाद में, छोड़ दीजिए। बहुत जुमला नहीं है जनाब, 2.5 साल में, अरे साहब 2.5 साल में ऐसे ही पड़ेगा, जुमलेबाजी नहीं है। अरे साहब आपके लिए, सर आपके लिए ना देश है ना दल है, आपके लिए मात्र एक चीज है, वो कुर्सी। आप कह सकते हो मात्र और मात्र कुर्सी को कैसे बचाया जाए, कुर्सी को जातिवाद से घेर लीजिए, कुर्सी को धर्मवाद से, जब वो दोनों ना चले तो राष्ट्रवाद से घेर लीजिए, अब दल और उससे घेर लीजिए, फिर अटल जी की कोटेशन से घेर लीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है पूरा देश देख रहा है। आपको हंसने से देश नहीं चलेगा, भाषण देने से देश नहीं चलेगा।
आप कहते हैं डिजिटल इंडिया कर दीजिए, मोदी साहब को भाषण भी डिजिटल दे देना चाहिए। क्यों घूम रहे हैं? मुझे बताइए ना, पूरे अगर कांग्रेस के फोर्सेस किसी को परेशान करते हुए खैर मुद्दे पर जिला पंचायत के और पंचायतों के चुनाव के खर्चे तय किए हो तो वो बताइए आंकड़ा। सर मैंने सब देखे हैं चुनाव शुरू से लेकर आखिर तक। केवल खर्चे की वजह से आप राज्यों की स्वायत्तता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं, ये गलत होगा। राज्यों की स्वायत्तता कैसे खत्म होगी, इसे हम समझना चाहते हैं, क्योंकि एक देश के लिए एक बड़ी बहस का सवाल है। खुद सरकार इसमें रुचि ले रही है। कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि ये ठीक है, ये एक सकारात्मक कदम है। कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि ये होने वाला नहीं है, सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब यथार्थ की धरती पर उतरेंगे तो उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो क्या वो स्वायत्तता है जो राज्यों की छिनती हुई दिखाई दे रही है, या कौन सी ऐसी नकारात्मक चीजें हैं जो इस फैसले के साथ दिखाई देती? देखिए, नकारात्मक सबसे पहला तो यह है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो एक अलग माइंडसेट से होता है, उसके मुद्दे अलग रहते हैं, विषय अलग होते हैं, विषय अलग होते हैं। राज्य का जो चुनाव है उसके विषय अलग हैं, राज्य के जो चुनाव के मुद्दे हैं वो पूरी तरह से अलग हैं, कॉर्पोरेशन के मुद्दे अलग हैं बिल्कुल पूरी तरह से। मैं समझता हूं कि जो मूल मुद्दा कॉर्पोरेशन का चुनाव में उठता है कि नाली बननी चाहिए, खड़ंजा बनना चाहिए, क्या उसको आप सर्जिकल स्ट्राइक और तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो मुद्दे दब जाएंगे, और मुद्दे अगर दब गए तो स्वायत्तता दब जाएगी। मुद्दे, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको साथ रखने से पूरी तरह से दब जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यों का, खास तौर पर जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है लोकतंत्र में, उसको पूरी तरह से आघात लगेगा। आप पूरी तरह से उसको सेंट्रलाइज कर देंगे। क्या एक गांव का मुद्दा, गांव में मनरेगा का मुद्दा होगा, साहब मेरा जॉब कार्ड नहीं बना, मैं इस प्रधान को वोट नहीं दूंगा, क्या वो मुद्दा दबकर कहीं और नहीं चला जाएगा? क्या जो राज्य में सरकारें, बड़ी सरकारें, जो बड़ी पार्टियां बैठी हैं, वो रीजनल पार्टीज को नहीं दबाएंगी? तो लोकतांत्रिक तरीके से राज्यों का भी हनन होगा, उनके हकों का भी हनन होगा, और जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं धराशय हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी का बहुत ही अच्छा ये कदम है राजनीतिक। उनको लग रहा है कि अब एंटी इनकम्पेंसी बनने लगी है, उस एंटी इनकम्पेंसी को कैसे इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से राज्यों में भुनाया जाए। मोदी साहब इवेंट मैनेजमेंट में मास्टर हैं, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे बताइए, आपने भारत पाकिस्तान पे चुनाव लड़ दिया, आपने रुपए पे चुनाव लड़ दिया कि रुपया आईसीयू में चला गया, आज रुपया कहां पहुंचा दिया आपने, हमें भी नहीं पता है। खैर, आप मुझे केवल ये बता दीजिए आपके 2.5 साल की उपलब्धि क्या है? केवल एक मुद्दे से दूसरे विपक्षी पार्टियां ये बात कर रही हैं, ये उठा भी रही हैं कि नोटबंदी को डाइवर्ट करने के लिए किस तरह का मुद्दा भी छेड़ा जा रहा है। मुझे लगता है, देखो, मैं पहले आलोक जी की बात का जवाब देता हूं। जिस विषय पर अपन बैठे हैं जी, पंचायत के चुनाव में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, लोग कहते थे कि ये अनपढ़ आदमी कैसे वोट करेगा। उसने 4 बैलेट में वोट किया, सबके इश्यूज अलग है। आलोक जी को मुझे पता नहीं पंचायत का कितना अनुभव, मुझे नहीं पता, वो नगर निगम की बात कर रहे हैं जी। देखिए, मुद्दे वही हैं, विकास के मुद्दे में आप उनको नाली पुलिया में उलझाए रखना चाहते हैं, ये आपकी समस्या है। हम उनको नाली पुलिया भर में उलझाए रखना नहीं चाहते। नॉर्थ ईस्ट की, तो आप ये भी कहिए कि नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम अलग है, इंसर्जेंसीज के एरियाज की प्रॉब्लम अलग है, कहीं जियोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग होगी। जम्मू कश्मीर में तो बर्फ पड़ेगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी। अरे आप जलवायु की बात करिए। अरे भाई, फिर जलवायु पे प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ, विषय है, इतना बड़ा विषय है। इन विषयों पर, इसी विषय पे बात करने के लिए 1 घंटा कुछ नहीं होता। कुरैशी साहब ने जो लाइन दी है, अगर अपन वास्तव में ईमानदार है, डिबेट के प्रति ईमानदार है, नियत पर तो वो शक कर सकते हैं। कांग्रेस को तो हमारी नियत पर शक रहेगा, पूरे देश को है, इसलिए आपको एक बार आते दोबारा नहीं जाती जनता, उनको तो रहेगा, उनको कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन कम से कम अगर हम किसी विषय की डिबेट के लिए बैठते हैं तो हम तैयारी से आए। तैयारी नहीं है तो फिर मोदी जी और रुपया और युद्ध और ये तैयारी के साथ बैठा हूं, मैं आंकड़ों के साथ बैठा हूं। आप लोग केवल मोदी जी के सहारे चल रही है आपकी पार्टी, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। मैं तो आंकड़े दे रहा हूं, 1999 से 2014 में कितने % रहे, मैं तो पूरे आंकड़ों के साथ। क्रियान्वयन पर बात करते तो कहते कि पहाड़ी राज्यों की समस्या अलग है, यहाँ जलवायु को फर्क अलग पड़ेगा। बहुत विषय है, क्यों नहीं है ऐसा? बात कर सकते हैं। जिस एरिया में बर्फ गिर रही है उसमें कैसे आप उसमें तुलना कर सकते हैं? बदलेगा। इवेंट मैनेजमेंट वाले आपके इवेंट फेल हो गए, इसलिए आप परेशान हो। पैसे की राजनीति की शुरुआत करने वाले आप, राजनीति में भ्रष्टाचार का पैसा लगाने वाले आप, ये बेकार की जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। 2.5 साल हो गए, 2.5 लोगों को जेल में डाल देते। मुझे लगता है कि हम आरोप प्रत्यारोप के दौर में आ गए हैं। हम ये चर्चा कर रहे थे कि क्या देश में एक साथ चुनाव हो सकता है, यानी कि एक देश और एक चुनाव। इसे लेकर कई संसदीय समिति की अपनी सिफारिशें हैं। कुरैशी साहब ने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि ये तमाम सारी चीजें हैं, अगर ऐसा होगा तो ये फायदे होंगे, और अगर ऐसा
होगा तो इसके ये नुकसान भी हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस देश में राजनीतिक दलों की, राजनेताओं की सहमति जरूरी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग है, नगरीय निकाय का अलग है, पंचायत का अलग है। कुरैशी साहब हमारे साथ बैठे। कुरैशी साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं तो बहुत पहले कह रहा था कि प्रहलाद पटेल जी ने एक बात ठीक कही थी जी, कि जब हम पैरामिलिट्री फोर्स की बात करते हैं तो उसमें दूसरी हर स्टेट की आर्म पुलिस भी यूज करते हैं। और क्योंकि आर्म पुलिस, पंजाब की पुलिस पे हमें पंजाब में भरोसा नहीं, लेकिन पंजाब की आर्म पुलिस को तमिलनाडु भेज दें तो बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वहां उसको कोई पहचानता नहीं, वो किसी को पहचानते नहीं, तो न्यूट्रल रहते हैं। तो उस सब के बावजूद हमारे पास मुश्किल से 700-800 कंपनियां हो पाती हैं। हमको चाहिए होंगे 3500 कंपनियां। और मैं समझता हूं ये देश के हित में रहेगा कि काफी बटालियन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बढ़ा दी जाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन जैसे देश में रहती है और बढ़ने का देश ही रहता है, उसका भी समाधान हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी जनरेट हो जाएगी और इलेक्शन भी एक दिन में होने लग जाएंगे। आलोक जी, देखिए, मैं समझता हूं कि सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। केंद्र सरकार अगर प्रैक्टिकल और संवैधानिक समस्याओं के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहे तो सभी दल तैयार हैं, लेकिन सर दिक्कत यह है, अभी थोड़े दिन पहले लॉ कमीशन ने एक वो 16 पेज का एक प्रश्न पत्र भेजा था जी, उसमें पता नहीं तो निर्वाचन आयोग तो मान चुका है कि हाँ हम तैयार हैं, ये अच्छा सुझाव। मैं वही कह रहा हूं ना सर, पिछले 2.5 साल के अंदर कौन सी ऐसी चर्चा थी, कौन सी ऐसी बहस थी जिसको अंजाम दिया हो केंद्र की सरकार ने? आज हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, परसों कोई गऊ का मुद्दा आ जाएगा, कोई गीता का मुद्दा आ जाएगा, ये बहस खत्म हो जाएगी। अरे भाई, सकारात्मक होकर आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस पर तथ्यों के साथ बात कीजिए। आप कहते हैं साहब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना चाहिए, पार्लियामेंट के इतने सेशन हो गए, कोई प्रारूप आपने देश को दिया? नहीं दिया। संसदीय समिति की तरफ से जो अभी सिफारिश आ रही है, क्या उनके ऊपर आपने सर्वदलीय कोई बैठक बुलाई? नहीं बुलाई आपने। आप केवल गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। नोटबंदी से भाग रहे हैं तो अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। 2.5 साल में कोई एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप लेकर आए? मैं कुरैशी साहब की बात का सम्मान करता हूं, कुरैशी साहब बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे, लेकिन कुरैशी साहब क्या प्रैक्टिकली 2.5 साल में आप बता दीजिए, आप तो एक न्यूट्रल वॉइस हैं, क्या 2.5 साल में प्रैक्टिकली कोई भी केंद्र की सरकार ने एक भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की प्रति अपनी कोई संदिग्धता दिखाई है क्या? कुरैशी जी, क्या सरकार की ओर से आपको कुछ असर दिखाई दिया 2.5 साल में? ये तो रिपोर्ट पता चल जाएगी आपको। 2.5 साल में कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म की किसी ने बात नहीं कही, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 20 साल में भी किसी पार्टी ने नहीं दिखाई। ये भी बड़ा बात। और अब अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात होने लगी है तो अच्छी बात है, कम से कम उसको तो ग्रैब कर लें और उसको मौके से फायदा उठा के सब लोग एक सहमति 2.5 साल का साथ मांग रहे थे, कुरैशी साहब ने कहा 20 साल में किसी राजनीतिक पार्टी ने दिखाई, और उसमें बीजेपी की भी सरकार और कांग्रेस की भी सरकार। मैं समझता हूं कुरैशी साहब स्वयं उस पद पर रहे हैं। क्या आज से 20 साल पहले जो चुनाव होते थे और आज के चुनाव हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर नहीं है? आप ही लोग इलेक्शन कमीशन से इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी नहीं भेजते? क्या 20 साल पहले भेजे जाते थे? क्या 20 साल पहले वोटर कार्ड था? कुरैशी साहब, आप स्वयं इतने बड़े पद पर रहे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, ये आप कैसे कह सकते हैं? निर्वाचन आयोग का काम है, इसमें आपका योगदान नहीं है। जनाब जी, ये निर्वाचन आयोग का काम है। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है कि जब कानूनी चेंजेस चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो सुधार कर रहा है वो इन ए वे इलेक्टोरल रिफॉर्म है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कोई योगदान नहीं है। अगर हमने वोटर कार्ड शुरू कर दिया और फोटो आईडी कार्ड शुरू कर दिया और ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लोगों को बुलाना शुरू करते हैं, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये लीगल रिफॉर्म नहीं है। हम जिसकी बात कर रहे हैं कि 20 साल से पेंडिंग और मुझे लगता है कुरैशी जी रिफॉर्म है, यानी हम ये चाहते हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज हैं, गंभीर अपराध, रेप, डिकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, उनको इलेक्शन लड़ने से वंचित किया जाए, उसकी भी बात नहीं होती। मनी पावर को कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो खर्चे हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आपको भी याद होगा कर रहे हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। मोदी साहब ने संसद में आपके भाषण में कहा था कि मैं 1 साल में सबको जेल के पीछे भेज दूंगा, एक भी आदमी को नहीं भेजा 2.5 साल में। नहीं, लेकिन ये बता दीजिए मुझे आलोक जी, ये विडंबना भी है जिस बात का जिक्र कुरैशी जी कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र कुरैशी जी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि तमाम सारे सुधार चाहते हैं, सरकार को सिफारिशें खुद चुनाव आयोग भेज चुका है, लेकिन सरकार उन पर गौर नहीं करती। अभी
कल और परसों में जिस तरीके से बड़ी चर्चा हुई थी, हम लोगों ने भी कल शाम पर इस पर बहस की कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो 10-10, 15-15 साल से उनका रजिस्ट्रेशन है, सरकार, चुनाव आयोग सरकार को यह भेज चुका है कि भाई हमें इनके रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार है, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार नहीं है। उस पर सरकार बैठी हुई है, सालों से कोई विचार नहीं किया जा रहा। न जाने ऐसी कितनी सिफारिशें हैं जो चुनाव आयोग सुधार को लेकर भेज चुका है, लेकिन सरकार बैठी हुई है अपने नीचे रखकर। देखिए, मैं समझता हूं 2.5 साल में इनकी सरकार अभी रही है, क्या एक भी कदम उठाया गया है? पहले भी 6 साल अटल जी की सरकार रही है, क्या कोई कदम उठाया गया है? हमने कौन कौन से कदम उठाए हैं देश के सामने? इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता से लेकर और तमाम जो चीजें हैं वो कांग्रेस के समय में हुई हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप बता दीजिए। और अगले 2.5 साल में भी कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएगा? हमारे सांसद महोदय बैठे हैं, वो जाकर सारा समय के दर्शकों को आज आश्वस्त करें कि मोदी जी केवल भाषण और गोल पोस्ट चेंज नहीं करेंगे, कुछ करेंगे भी सॉलिड। हम तो चाहते हैं कुछ सॉलिड कीजिए, हम आपके साथ खड़े, लेकिन केवल भाषण मत दीजिए। प्रहलाद जी, नहीं, मुझे लगता है पहली चीज, आलोक जी, आज पता नहीं, आलोक जी तो विद्वान आदमी है, राज्य भारत निर्वाचन आयोग पहले से स्वायत्त है। आप उस पर ना तो पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस, आप सलाह दे सकते हैं, उनको ज्ञापन दे सकते हैं। मुझे जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर सरकार नहीं करती है तो ये बात जरूर है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशनल स्वतंत्र और स्वायत्तशासी संगठन के बारे में हम शायद सही तरीके से विचार नहीं कर रहे हैं, तो इस पर जरूर बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है जो आलोक जी कह रहे हैं, इसलिए कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो या किसी की सरकार, आप ऑटोनॉमस बॉडियों को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसा आप कहना चाह रहे हो। ये ऑटोनॉमस, और इसलिए मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग तैयार है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, अगर कहीं कोई जरूरत है तो राजनीतिक पार्टियों के समन्वय की जरूरत है। और इसलिए स्टेट ने जो कमेटी बनी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, आलोक जी, उसमें सब पार्टी के लोग रहते हैं और बाकी दलों के अध्यक्ष को बुलाया जाएगा। निर्वाचन आयोग जब कभी किसी क्रियान्वयन के लिए बुलाता है तो हर पार्टी को कहता है आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए। BLA 1 और BLA 2 किसी पार्टी की उपज नहीं है, ये निर्वाचन आयोग की उपज है। और इसलिए मुझे लगता है कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी के बारे में या तो पूरी तरह से जान लीजिए। प्रहलाद जी, आप तो मुझे लगेगा वो बॉडी लॉ कमीशन तैयार है। ट्रिपल तलाक पे 16 सवाल आए थे, वो कहां तक पहुंचे? क्या बोल रहे हैं? लॉ कमीशन के इस ट्रिपल तलाक पे 16 सवाल आए थे, वो कहां तक पहुंचे? आप लोग केवल जनता को गुमराह करते रहिए, भटकाते रहिए, उसके बाद उसमें शामिल होंगी वो। आप चाहते हो कि कमेटी के रिपोर्ट ले होने के पहले कोई डिस्क्लोज कर देगा? डिस्क्लोज की बात कैसे हो सकता है? मैं तो कह रहा हूं कुछ होगा उसके, तब तक हो जाएगा। से थी वो कमेटी के सामने है, वो जब कमेटी रिपोर्ट देगी वही तो। लेकिन आपने वहां से, मैंने तो पहली बार बताइए, हम 3 तलाक पर बहस की जगह हम चुनाव की बात करें कि चुनाव सुधार को लेकर वाकई क्या सरकारें इतनी गंभीर दिखाई देती हैं जितने की बयानों में दिखाई देती हैं? वाकई क्या एक देश एक चुनाव हो सकता है? उसकी कौन सी बेहतर चीजें हैं, कौन सी चुनौतियां हैं? हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे। नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, जैसा कि आपने ये बताने की कोशिश की कि इतना संभव दिखाई नहीं देता कि ये लगेगा, इसके साथ साथ क्या और चुनौतियां? आने वाले कुछ वर्षों में ये हो सकता है, 5 से 7 सालों के बाद। लेकिन सवाल एक प्रहलाद जी से है और आलोक जी से भी। आलोक जी, क्या दिक्कत है? 67 तक 4 आम चुनाव जो हुए थे देश के और राज्यों के विधानसभाओं के, वो 7 हुए, तो अब क्या दिक्कत है एक देश एक चुनाव में? दूसरी चीज, आप कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप कोई अपना विकल्प पेश क्यों नहीं करते? दूसरा सवाल हमारा प्रहलाद पटेल जी से है कि प्रहलाद जी, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्यों नहीं सरकार इतना सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराती है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक चरण में हो? क्योंकि एक देश एक चुनाव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कहना बहुत आसान है, आइडिया बहुत अच्छा लगता है, तुरंत ये होने की स्थिति नहीं है। जितना मैं भी चुनाव आयोग कवर करता हूं, और ये चुनाव सुधार से ज्यादा बड़ा मसला ये पूरे सिस्टम को बदलने जैसा है। चुनाव सुधार एक अलग मसला है, तो क्यों नहीं सरकार जो है इतनी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराती है कि 5 राज्यों के चुनाव एक दिन में कराए जा सके, जैसा कि कुरैशी साहब ने कहा कि 33 दिन में हम करा सकते हैं। और आलोक जी, क्या दिक्कत है कि एक देश एक चुनाव हो जाए अगर संवैधानिक संशोधन कोई विकल्प? आलोक जी, देखिए, विकल्प सबसे पहले नीरज जी ने ही अपने वक्तव्य में दे दिया है कि शुरुआत 5 राज्यों से की जाए। मोदी जी अपना भाषण बंद करें और 5 राज्यों को एक दिन चुनाव कराएं, हम उनके साथ खड़े हुए। लेकिन उसमें भी वही चीज आती है ना कि सभी राजनीतिक दल जहां जहां चुनाव हो उन सबकी सहमति चाहिए। सर, ऐसा नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। जिनका टेन्योर पूरा हो रहा है, उत्तरांचल और अगर यूपी के चुनाव एक दिन कराए जाए तो किसी की सहमति नहीं चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं चाहिए। कुरैशी साहब की संस्था जो है वो करा सकती है, तो मोदी साहब इसी चीज के लिए सबसे पहले शुरुआत करें। लेकिन केवल मुझे लग रहा है नोटबंदी से
भटकाने का मुद्दा, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर रियली सिंसियर है तो 5 राज्यों में पहले कराएं, हम साथ खड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, मुझे एक बात कहनी है। पहली चीज तो निर्वाचन, मैं नीरज जी की बात का जवाब दे रहा हूं, आलोक जी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता जी। मैं नीरज जी को एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर 5 राज्यों के चुनाव एक साथ निर्वाचन आयोग को कराना है, अगर ये सिफारिश करे तो सरकार अगर नहीं मानेगी तभी क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग भी इस बात को असेस करता है कि वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, हमें को कितना फोर्स चाहिए, हमको कितने संसाधन चाहिए, ये फैसला सरकार की सहमति राज्य भारत निर्वाचन आयोग करेगा। अगर भारत निर्वाचन आयोग मानता है कि वो एक दिन में कराने के लिए समर्थ है और जो चीजें वो रिक्वायर्ड है उनके लिए वो मांगते हैं, गेंद आप जो है निर्वाचन आयोग के पक्ष में डाल रहे हैं, क्या आप लोग फायदा हो तो मोदी जी का, नुकसान हो तो इलेक्शन कमीशन। जब आप कुरैशी साहब क्या आप लोग मांगते हैं कि हम एक चरण में चुनाव कराना चाहते हैं? इसलिए मैंने कहा कि मैं आलोक जी की बात नहीं, आलोक जी की बात का तो जवाब दे ही नहीं सकता। कुरैशी जी, क्या चुनाव आयोग एक दिन में 5 राज्यों में चुनाव करा सकता है? वर्तमान परिस्थिति नहीं है, आपने तो गेंद ही इलेक्शन कमीशन के पाले में डाल दी, तो मेरे प्रश्न का उत्तर कहां से देंगे आप? जी बिल्कुल करा सकता है। जैसे मैंने कहा, कराने को 33 दिन में करा सकता है, लेकिन हमारे पास उसके लिए रिक्वायर्ड पैरामिलिट्री फोर्स होनी चाहिए, जो कम से कम 3000 या 3500 कंपनियां चाहिए। हमें मिलती हैं 700-800, मुश्किल से 900, और वो देना सरकार के लिए इस वक्त संभव नहीं, देना भी चाहे तो नहीं दे, इसलिए नहीं हो सकता। कंपनी है नहीं, कहां से लेके आएंगे? अब माओइस्ट एरिया से सारे निकाल के लाएंगे तो वहां माओइस्ट अटैक अगर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो प्रॉब्लम ये होती है। और फौज को हम इसमें यूज नहीं करते, दूर दूर तक हम फौज को घुसने नहीं देते, इसमें पैरामिलिट्री फोर्स यूज करते हैं, वो लिमिटेड है। जी प्रहलाद जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये बात आलोक जी को समझनी पड़ेगी ना कि राज्य निर्वाचन आयोग ही तारीखें तय करता है, भारत निर्वाचन आयोग ही तारीख तय करता है और वही मांग करता है कि हमको इतना फोर्स चाहिए। वो 3 बार कुरैशी जी बोल चुके हैं। आलोक बाबू से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम हम जिस विषय पर बैठे हैं, जिस बात की डिबेट आपने मनोज जी शुरू की है, नीरज जी ने भी इतनी पॉइंटेड बात की है, इतनी तैयारी के साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट को रखा है कि जो दोनों चीजों को सामने रखा है, ये उसके फायदे, ये चुनौतियां है, कमाल कर रहे हैं आप। और इसलिए हमारी इलेक्शन कमीशन को करना है, फिर आप लोग पार्टी तैयार नहीं है, वो विरोध कर रहे हैं, पर विरोध के कारण आपको बताने पड़ेंगे कि आपके विरोध के कारण क्या है। आपको नुकसान हो जाएगा तो नुकसान के बाद होना ही है। आपका 15 लाख भी हर के अकाउंट में लाने वाले थे, कुछ भी कह के आगे बढ़ जाते हैं। कहते रहो आप, तो ये कहने के बाद पब्लिक हमारे साथ ही खड़ी है। 5 राज्यों में चुनाव के लिए मैंने कहा ना कि इसके बाद मुझे लगता है आप उनको बोलेंगे कि 15 लाख हर किसी को देने की बात कर रहे थे, फिर भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ रुपए इस देश का खा लिया है। अनुशंसा तो करके देखिए, केंद्र सरकार अनुशंसा तो करे। क्या 5 राज्यों के चुनाव से पहले केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन से एक रिक्वेस्ट लेटर भेज सकती है कि नहीं? जी, अपने नेता से कहो, वो मांग करेंगे। फिर वही नेता से कहो, यही तो प्रॉब्लम है ना। आलोक जी, गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। आलोक जी, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं है, केवल आप भाषण दे सकते हैं। आलोक जी, लेकिन देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस विचार का समर्थन कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि तैयारी जरूरी है, लेकिन इसका ये अच्छा विचार है, इसको समझना चाहिए। देश की राजनीतिक पार्टियों को भी समझना चाहिए, देश के राजनेताओं को भी समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इसका समर्थन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि चुनावी राजनीति में एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है, तो क्या उस पर विचार नहीं किया जा सकता? क्या उसको नहीं समझा जा सकता? क्या उसके विकल्प पर भी चर्चा नहीं की जा सकती? आलोक जी, बिल्कुल विकल्प पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जो उसका मूल उद्देश्य है, भाजपा आज क्यों कराना चाहती है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या 5 राज्यों के लिए तो हम तैयार नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन देखेगा, हम नहीं देखेंगे कुछ भी। लेकिन हम भाषण में चर्चा जरूर कराएंगे। मुद्दे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, और नीरज जी ने कहा कि केवल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं है, ये पूरी मूलचूल व्यवस्था को परिवर्तित करने का एक कारण है। मैंने मुद्दों की भी बात की कि मुद्दे किस तरह से परिवर्तित होते हैं। मैंने इवेंट मैनेजमेंट की भी बात की कि किस तरह से 2014 में काले धन का उपयोग हुआ है। मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए। कुरैशी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये कहा कि ये देश के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, इसमें राजनीतिक सहमति जरूरी है, क्योंकि संविधान में भी बदलाव करना होगा। क्या आपको लगता है, करीब करीब हम सभी को पता है
कि कौन सी राजनीतिक पार्टी इसके पक्ष में दिखाई देती है, कौन सी राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि ये अव्यवहारिक है, ये हो ही नहीं सकता। वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक पार्टियों के जो राजनेता हैं उनके बयान सभी को पता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की परिस्थितियों में ये हो सकता है एक देश एक चुनाव? देखिए, जैसा कि उभर के आ रहा है कि हर पार्टी का इसमें कंसेंसस तो इस सब्जेक्ट पे तो बहुत जरूरी है जी, क्योंकि हिंदुस्तान का फेडरलिज्म इसमें इन्वॉल्व है कि विधानसभा की एक 5 साल की जो मियाद है कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है, उसको अगर हम कहेंगे कि जी कुछ स्टेट को 4 साल में विधानसभा खत्म कर दो, वो आसान काम नहीं है। इसलिए कंसेंसस की इस सब्जेक्ट पे तो बहुत जरूरत है। और मेरे सजेशन होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के करे। इलेक्शन कमीशन जब पार्टीज को बुलाती है तो बिल्कुल टॉप रन के लीडर्स तो उसमें आते नहीं। मैं समझता हूं ये इतना गंभीर विषय है कि इसमें तो प्रधानमंत्री जी खुद ही एक टॉप लेवल के एक मीटिंग बुलाएं और उसमें गंभीर चर्चा करें और हर एक की बात उसमें सुनी जाएगी और इस तरफ शायद आगे रास्ता निकले। एक मैं चेतावनी जरूर देना चाहूंगा इस इश्यू पे तो नहीं कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म की जहां बात हो रही है, जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट आती है। सबसे अच्छे कुछ रिफॉर्म पिछले 20 साल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करती है तो आपको बुरा भी लगता है। तो पहले हम काम न करें और फिर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर हो जाए फिर उसको बुरा माने, तो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लग रहे हैं कि जी ये फॉर इंस्टेंस जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है कि एफिडेविट देते हैं लोग अपने कितने क्रिमिनल केस पेंडिंग है, एफिडेविट देते हैं कि उनके फाइनेंशियल हिसाब किताब क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट से आया। हमें इलेक्शन कमीशन को पावर के सारी ब्यूरोक्रेसी पे हम चीफ सेक्रेटरी को भी बदल देते हैं, डीजी पुलिस को भी बदल देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया। इसलिए बेस्ट होगा कि सरकार खुद ही शराफत से इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दे, सुप्रीम कोर्ट के डंडे से करना पड़े तो वो कुछ अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। आलोक जी, क्या अगर इस तरह की शुरुआत सरकार करती है तो उसमें आपकी बात यही होगी जो आप अभी कर रहे हैं, आपकी पार्टी की लाइन यही होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर 5 राज्यों का जो चुनाव है उसमें किसी भी तरह की अगर एक साथ करने की पहल सरकार करती है और उसके तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ उसको पत्र को बढ़ाया जाता है, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी देखना है, जैसे कुरैशी साहब ने तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं, उनको वो कैसे दूर करेगा। बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो बहस के पीछे मुद्दा है वो देश हित होना चाहिए, पार्टी का नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी, क्या हम ये माने कि आपकी पार्टी इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जैसे ही जो समिति बनाई गई है वो रिपोर्ट सरकार को देगी और उस पर काम शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों से भी चर्चा शुरू हो जाएगी, कुछ ऐसा पक रहा है। कुरैशी जी ने जो बात कही ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या किया तो सामान्य ज्ञान बढ़ा दिया है राजनीतिक नेताओं का जो जिनको समझ नहीं है जी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि 4 चीजें निर्वाचन आयोग जो क्रियान्वयन करता है वो तैयार है मानसिक रूप से, लॉ कमीशन एक दूसरी फोरम है, फिर तीसरी बात ये आती है कि जो कमेटी स्टैंडिंग कमेटी उस पर विचार कर रही है वो तीसरी बात है, और चौथी बात आती है कि सरकार का ओपीडीएस। और मुझे लगता है अच्छी बात की शुरुआत तो होने दीजिए। किसी ने नहीं कहा कि ये 1 साल के भीतर हो रहा है, 2019 में कांग्रेस अभी से इतनी चिंतित क्यों है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये 4 ऐसे फोरम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, और जो कुरैशी जी की जो उन्हें इतनी सकारात्मक बात कही है लोकतांत्रिक भाव से कि आप करोगे नहीं और फिर कोई हस्तक्षेप करेगा तो फिर चिल्लाते फिरोगे, तो कुल मिला के आप लोकतंत्र की इस ताकत को घटाइए मत। ये पार्टियों के लिए, उन पार्टियों के लिए अच्छा संदेश है जो कम से कम इस पर बड़ी दुविधा रख रहे हैं, जो नियत पर शक कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि आपने किया नहीं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप पूरे देश में आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, जो भी कुछ हुआ मोदी जी कर रहे हैं बस। भारत निर्वाचन पहले आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। अगर वो अपने और जुडिशरी की बात अरुण जेटली साहब को समझाइएगा जरा, सरकार करते जिनको क्रियान्वयन करना है तो कम से कम हम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ चलना चाहिए। मैं इतना निवेदन करूं। वाकई लोकतंत्र की अपनी ताकत है और चुनाव लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने दीपावली मिलन समारोह में संपादकों के एक सम्मेलन में यह कहा था कि यह क्यों नहीं हो सकता, क्या यह किया नहीं जा सकता, लेकिन इसे थोपा नहीं जा सकता, इसे सबकी सहमति से ही किया जा सकता है और इसमें सबकी सहमति जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की एक समिति बनाई गई। समिति अब यह रिपोर्ट सरकार को देगी और सरकार को देने के बाद निश्चित तौर पर, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो सोचते हैं
तो करते जरूर हैं और इस मसले पर एक सकारात्मक शुरुआत होने वाली है। राजनीतिक दलों की अपनी अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच इस पर एक गंभीर शुरुआत होगी निश्चित तौर पर, और देखना होगा कि जब इसकी बहस होगी तो क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या वाकई ये देश, राजनेता और राजनीतिक दल ये कहेंगे कि हां ये व्यवहारिक है या फिर अव्यवहारिक है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं लगाम देना चाहता हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं जो इस पर चर्चा में शामिल थे। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ।